नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मित्र। चलिए आज हम लोग अपने जो क्लास हमारी चल रही थी, जो हमारी कक्षाएं चल रही थी, उसी कक्षाओं को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ाने के सिलसिले में हम आज आपको वर्णमाला में हम आपको कल बता रहे थे व्यंजन वर्ण। ठीक, उसी व्यंजन वर्णों को आज हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। ठीक है, जैसा कि कल हमने आपको बताया था, क्या क्या बताया था हमने कल आपको व्यंजन वर्ण में बताया था, क्या आपको वर्ग बताया था कि व्यंजन वर्ण में कितने वर्ग होते हैं। ठीक, जब हमने आपको व्यंजन वर्ण में वर्ग बताया था, वर्ग की संख्या कितनी बताई थी, 5 बताई थी। ठीक, उसी में हमने आपको वर्गीय व्यंजन बताया था, वर्गीय व्यंजन की संख्या हमने आपको कितनी बताई थी, 25 बताई थी। वहीं पर हमने आपको एक आगत व्यंजन बताया था, आगत व्यंजन की संख्या हमने कितनी बताई थी, आगत व्यंजन की संख्या हमने कितनी बताई थी, कितनी बताई थी, 5 बताई थी। ठीक, उसके बाद फिर हमने आपको एक अंतस्थ और उस व्यंजन का उच्चारण स्थान बताया था, उस व्यंजन का हमने क्या बताया था, उच्चारण स्थान बताया था। ठीक है, उस व्यंजन का जब हमने उच्चारण स्थान बताया था, तो यही यही बताने के बाद हमने अपनी क्लास को यहीं पर विराम दे दिया था। ठीक है, इसी उस व्यंजन को बताने के बाद हमने अपनी क्लास को क्या दिया था, एक विराम दे दिया था दोस्तों। लेकिन आप लोगों से एक पहले पहले तो यह आपसे क्या है, रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी हमारे आज मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर जो लोग पहली बार जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक, एक चीज़, दूसरी चीज़ कि अगर आप मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए हैं, एक बार मिशन इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाइएगा, विजिट जरूर करिएगा। एक बार जब आप वहाँ विजिट करेंगे तो आपको यहाँ की से इस संस्थान से दी जाने वाली सफलताओं के बारे में और इस संस्थान की गुणवत्ता के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कहने कहलाने की बातें नहीं हैं। विगत कई वर्षों से मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज की धरती पर अपना कार्य कर रही है और न जाने कितने छात्रों को सिलेक्शन दिया है। ठीक, बहुत सारे छात्र यहाँ से सिलेक्शन पा के गए हैं, जो आज भी मिशन इंस्टीट्यूट को कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी स्थान पर उनके दिमाग में आते कि हमारी सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट था, जिसका नाम था क्या, मिशन इंस्टीट्यूट। ठीक, तो दोस्तों इसी बातों के साथ साथ हम आज की क्लास को आज प्रारंभ करते हैं। लेकिन आप लोग एक बार जरूर विजिट करिएगा, मिशन इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाइएगा, विजिट करिएगा, और इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो यूट्यूब चैनल पर आपको जो वीडियो मिलती है, इसको एक बार जरूर देखें। आपके हित के लिए ही, आपके हित में ही यह मिशन इंस्टीट्यूट ने आपको यूपीएसआई, यूपी सिपाही, ठीक, यूपीएसआई, यूपी सिपाही की सब की कोर्स को फ्री ऑफ कास्ट आपको यूट्यूब चैनल पर दे रहा है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग आगे बढ़ाइएगा। इस चीज़ को जब आगे बढ़ाएंगे, जितना आप इस पर प्रेफर करेंगे, उतने ही आप आगे जाएंगे। तो आप लोग क्लास को देखिए, आनंद उठाइए, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए, जिससे कि आपको सफलता, आपकी सफलता और आपके नज़दीक आ जाए और आप सफल विद्यार्थी के रूप में समाज में दिखाई दें। ठीक, आपकी सफलता ही आपके सम्मान, ठीक, आपकी उम्र सीमा, ठीक है, आपके दिल और दिमाग सबकी वृद्धि करेगा। ठीक है, आपकी सफलता ही आपका सब कुछ निर्धारण करेगा। अगर आप सफल नहीं है तो आपका कोई भी चीज कहीं से निर्धारित नहीं होगा, आपकी सफलता ही आपको आगे लेके जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं से आगे बढ़ते हैं। यहीं से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में हमें क्या मिलता है, या हम आपको बताते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक मिलता है क्या, अर्ध स्वरीय व्यंजन मिलता है। क्या मिलता है, अर्ध स्वरीय व्यंजन मिलता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धस्वरीय व्यंजन किसे कहा जाता है, क्या क्या कहा गया, अर्धस्वरीय व्यंजन किसे कहा जाता है, तो अर्धस्वरीय व्यंजन की हम बात करते हैं मित्र। चलिए बताइए, आप हमें फटाफट उत्तर दीजिएगा, अर्धस्वरीय व्यंजन हम किसे कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यह बात जानने की कोशिश करेंगे कि यह अर्धस्वरीय व्यंजन है क्या। ठीक, इसकी परिभाषा क्या होती है, यह जानने की कोशिश करेंगे। अर्धस्वरीय व्यंजन का मतलब क्या होता है, कहा जाता है जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण, व्यंजन वर्णों का उच्चारण, उच्चारण स्वर और व्यंजन के, स्वर और, स्वर और व्यंजन के, व्यंजन के
मध्य से किया जाता है, स्वर और व्यंजन के मध्य से किया जाता है, उसे क्या नाम देते हैं? उसे क्या कहते हैं? अर्धस्वरीय व्यंजन कहते हैं। क्या नाम देते हैं? उसे अर्धस्वरीय व्यंजन कहते हैं। ठीक, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य से किया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं? अर्धस्वरीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या नाम दिया जाता है? अर्धस्वरीय व्यंजन नाम दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे में कौन कौन से वर्ण ऐसे होते हैं जिसे हम अर्धस्वरीय व्यंजन कहते हैं। ठीक, जैसे में कौन कौन से वर्ण ऐसे होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? अर्धस्वरीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि जैसे में अगर आपसे बात की जाती है तो जैसे में एक वर्ण होता है या और वा। ठीक, या और वा को क्या नाम दिया जाता है? अर्धस्वरीय व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, या और वा को क्या नाम दिया जाता है? अर्धस्वरीय व्यंजन कहा जाता है। ठीक, जब हम इसे अर्धस्वरीय व्यंजन कहते हैं तो अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्धस्वरीय व्यंजन की संख्या का निर्धारण हिंदी में किसने किया था? बाकी अर्धस्वरीय व्यंजन अगर संस्कृत की बात करते हैं तो अर्धस्वरीय व्यंजन की अगर हम संस्कृत में बात करते हैं तो संस्कृत में अर्धस्वरीय व्यंजन की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? कितनी होती है? संस्कृत की बात कर रहे हैं, संस्कृत में इसकी संख्या 4 होती है और हिंदी में इसकी संख्या कितनी बतलाई गई? 2 बतलाई गई। ठीक, अर्धस्वरीय व्यंजन की संख्या कितनी बतलाई गई? 2 बतलाई गई। तो हिंदी में अर्धस्वरीय व्यंजन की संख्या का निर्धारण किसने किया था? ठीक है, हिंदी में अर्धस्वरीय व्यंजन की संख्या का निर्धारण किसने किया था? वासुदेव नंदन प्रसाद ने किया था। किसने किया था? वासुदेव नंदन प्रसाद ने किया था। ठीक, वासुदेव नंदन प्रसाद ने हिंदी में अर्धस्वरीय व्यंजन की संख्या अर्धस्वरीय व्यंजन की संख्या व्यंजन की संख्या कितनी बतलाई थी? संख्या 2 बताई। ठीक, इन्होंने ही इस संख्या का निर्धारण किया था और जो 2 संख्या बतलाई वह कौन कौन सी है? या और वह होती है। ठीक, क्या होते हैं? या और वह होते हैं। बाकी जब संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत वर्णमाला में जैसे संस्कृत भाषा में अर्धस्वरीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अर्धस्वरीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? संस्कृत में अगर हम देखते हैं संस्कृत में कितनी होती है? 4 होती हैं। 4 कौन कौन सी होती है? या, रा, ला और वा होती है। ठीक, क्या होते हैं? या, रा, लावा होते हैं। ठीक है, यह 4 जो संख्या होती है कहाँ होती है? संस्कृत में होती है। संस्कृत में यही 4 क्या हो जाते हैं? तो हो जाते हैं। लेकिन हिंदी में केवल और केवल इन 2 को हम लेके आते हैं। इन 2 को लेके आते हैं कि हमारे पास हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में अर्धस्वरीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है मित्र? 2 होती है। कौन कौन सी होती है? या और वा होती है। ठीक, कौन कौन सी होती हैं? या और वा होते हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें और कोई नहीं होता है। बात यहाँ पे क्लियर हुई। अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में हमें क्या मिलता है यह हम आपको बताते हैं। ठीक, यह आपको बताया जाता है। ठीक है, अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में आपसे यह पूछा जाए कि हिंदी में व्यंजन वर्णों को कुल कितने भागों में बांटा गया? हिंदी में व्यंजन वर्णों को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया था? 8 भागों में बांटा गया। ठीक, हिंदी में व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। 8 भाग कौन कौन से होते हैं ये आपको हम बतला देते हैं कि 8 भाग होते कौन कौन से हैं। ठीक है, 8 भाग में सबसे पहले एक यहाँ पर भाग आता है जिसका नाम क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। क्या नाम होता है? स्पर्श व्यंजन नाम होते हैं। ठीक, दूसरे नंबर में क्या आ जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन आ जाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाते हैं। ठीक,
इस पर संघर्षी व्यंजन हो जाता है। तीसरे नंबर में क्या हो जाते हैं, एक आ जाता है जिसका नाम क्या होता है, संघर्षी व्यंजन नाम दिया जाता है। ठीक, संघर्षी व्यंजन नाम दिया जाता है। फिर चौथे नंबर पे क्या हो जाता है, संघर्षहीन व्यंजन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, संघर्षहीन व्यंजन की बात आ जाती है। ठीक, संघर्षहीन व्यंजन की बात आती है। पांचवें नंबर में क्या हो जाते हैं, पांचवें नंबर में एक आ जाता है जिसका नाम क्या होता है, पंचमा अक्षर होता है। क्या होते हैं, पंचमा अक्षर होता है। ठीक, क्या होता है, पंचमा अक्षर होता है। ठीक है। और जब छठे नंबर पे आते हैं तो एक आ जाता है वर्ण जिसका नाम क्या होता है, लुंठित वर्ण नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, लुंठित वर्ण नाम दिया जाता है। जब सातवें नंबर पे आते हैं एक वर्ण आता है जिसका नाम क्या हो जाता है, पार्श्विक वर्ण हो जाते हैं। ठीक, क्या हो जाते हैं, पार्श्विक वर्ण हो जाते हैं। फिर आठवें नंबर में क्या आ जाता है, ताड़न जात आ जाता है। क्या, कौन से आते हैं, ताड़न जात वर्ण आ जाता है। ठीक है। अब ताड़न जात वर्ण आ जाता है, यह आ गया। ठीक, यह आ गया, यहाँ पर यह आया, यहाँ पर यह आया, यहाँ पर यह आया। तो मतलब कि इसमें कौन कौन से वर्ड आए, स्पर्श व्यंजन आया। ठीक, सबसे पहले क्या आया, स्पर्श व्यंजन आया। दूसरे में स्पर्श संघर्षी व्यंजन आया। तीसरे में संघर्षी व्यंजन आया। चौथे में संघर्षहीन व्यंजन आया। पांचवें में पंचमाक्षर आया। ठीक, छठे नंबर पे क्या आया, लुंठित वर्ण आया। सातवें नंबर पे पार्श्विक वर्ण आया। फिर क्या आया, फिर कौन सा वर्ण आया, ताड़न जात आया। कौन सा वर्ण आया, ताड़न जात आया। ठीक है, कौन सा वर्ण आ गया भैया, ताड़न जात आ गया। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो इसकी जब संख्या की हम बात करते हैं, किसकी संख्या कितनी होती है। ठीक, संख्या इसकी कितनी होती है, 25 होती है। कितनी होती है मित्र, 25 होती है। 25 में कौन कौन से जाते हैं यह आपको बताते हैं। 25 में क्या हो जाता है, का वर्ग से कहाँ तक जाता है, पा वर्ग तक। ठीक, कहाँ तक जाते हैं, का वर्ग से पा वर्ग तक जो वर्ण होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, इसे क्या नाम दिया जाता है, स्पर्श व्यंजन नाम दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद जब हमने स्पर्श संघर्षी की हमने बात कही, इसकी जब संख्या की हम बात करते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। 4 में कौन कौन से वर्ण जाते हैं, चा छा जा झा जाता है। ठीक, क्या जाता है, चा छा जा झा जाता है। और संघर्षी व्यंजन की अगर हम बात करते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो संघर्ष करते हुए कौन कौन व्यंजन आता है, श श श और हा आते हैं। ठीक, क्या क्या आता है, स स स और हा आता है। ठीक है, क्लियर है। 4 हो गए, कौन कौन से वर्ड आए, स स स हा आ गया। अब इसके बाद फिर हम आगे अगर बात करते हैं तो संघर्षहीन व्यंजन की बात आती है। जब इसकी संख्या की बात कही जाती है, इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है, या, रा, ला और वा होते हैं। ठीक, पंचमा अक्षर की हम बात करते हैं तो पंचमा अक्षर की संख्या कितनी होती है मित्र, पंचमा अक्षर की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन से होते हैं, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा होते हैं। ठीक, लुंठित वर्ण की संख्या कितनी होती है, जब हम इसकी संख्या की हम बात करते हैं, इसकी संख्या केवल और केवल एक होती है, वह कौन सी है, रा है। ठीक, पार्श्विक वर्ण की जब हम संख्या की बात करते हैं तो इसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है, वह कौन सा है, ला है। ठीक, ताड़न जात की अगर हम बात करते हैं तो इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या कितनी होती है मित्र, 2 होती है। एक डा होता है जिसके नीचे बिंदी लगी होती है, एक ढा होता है जिसके नीचे बिंदी लगी होती है। इसके पहले हम टा ठा डाढ़ा पढ़ते, वह वाला नहीं है, या दूसरा वाला है। ठीक है, अब इसके नीचे क्या लगा है, बिंदी लगी है। बिंदी लगने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, ताड़न जात, द्विगुण और भी बहुत सारे इसके नाम होते हैं। ठीक, अब देखिए कि हमने यहाँ पर आपको क्या बांटा कि व्यंजन वर्णों को हमने कितने भागों में बांट दिया मित्र, 8 भागों में बांट दिया है। जब हमने 8 भागों में बांट दिया है तो इसके बारे में और भी सारी चीजें देख लिया जाए। हमने एक नाम लिया है, सबसे पहले क्या नाम लिया है, स्पर्श व्यंजन का नाम लिया है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी बतलाई गई मित्र, 25 बतलाई गई है। हमने यह बताया है कि का वर्ग से लगाकर पा वर्ग तक की बात होती है। जब का वर्ग से पा वर्ग तक की बात होती है, इसे हम क्या नाम देते हैं, स्पर्श व्यंजन नाम दे देते हैं।
इसके अलावा इस स्पर्श व्यंजन की जब हम बात करते हैं तो हम पढ़ते क्या है, कहते हैं ना का खा गा घा अंग, ठीक। मतलब का नीचे खा ऊपर, गा नीचे घा ऊपर होता है ना। जहाँ अल्प प्राण महाप्राण की जैसी बातें करते हैं, जब अल्प प्राण महाप्राण जैसी हम बातें करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसी स्पर्श व्यंजन को एक नाम दिया जाता है। इसी स्पर्श व्यंजन को क्या नाम दिया जाता है, उदित व्यंजन कहा जाता है। या इसी स्पर्श व्यंजन को क्या नाम दिया जाता है, वर्गीय व्यंजन नाम दिया जाता है, ठीक। इसी स्पर्श व्यंजन को क्या नाम दे दिया जाता है, वर्गीय व्यंजन नाम दे दिया जाता है। यह नाम भी आप याद रखिएगा, ठीक। दिया क्यों गया, क्योंकि हमने पढ़ा ना का खा गा घा अंगा पढ़ा, मतलब एक ध्वनि नीचे एक ध्वनि ऊपर, एक ध्वनि नीचे एक ध्वनि ऊपर, एक ध्वनि फिर नीचे आ गई। तो जो इस क्रम में उठता गिरता जो इसका एक क्रम होता है, इस उठने गिरने वाले क्रम की वजह से ही इसे हम क्या नाम दे देते हैं, उदित व्यंजन नाम दे देते हैं। और वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, पा वर्ग होता है, ठीक। तो इसलिए इसका हम क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, इसे वर्गीय व्यंजन नाम दे देते हैं। इसे हम क्या नाम दे देते हैं, वर्गीय व्यंजन नाम दे देते हैं। बात क्लियर है। और जब हम इतनी बातें कर लेते हैं तो हमारे पास दूसरे नंबर में क्या आया है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक। दूसरे नंबर में क्या आया है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन की हमने बात कही है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो मित्र यह बताइए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से थे। तो मतलब कि यह क्या हुआ, चा छा जा झा हुआ। स्पर्श संघर्षी व्यंजन का अर्थ यह होता है कि जब जिह्वा कहीं ना कहीं स्पर्श करती रहे और उसी के साथ साथ क्या करती रही, संघर्ष करती रही। आप कहिए चा छा जा झा, जीभ आप कैसे उठती है, ऊपर तालू के पास जाती है और कहती है चा छा जा झा, इसे घिसती रहती है। मतलब ये तालू के साथ चिपक कर उच्चारण करती है। कैसे करती है, तालू से एकदम चिपक कर उच्चारण करती है। जब तालू से एकदम चिपक कर उच्चारण करती है, चिपक कर उच्चारण करने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, इस पर संघर्षी कहते हैं। और इसे हम एक और भी नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, घर्षण व्यंजन भी कहते हैं, ठीक। इसे क्या नाम देते हैं हम, घर्षण व्यंजन भी नाम दे देते हैं, ठीक। आपके मन में यह बातें क्लियर हुई। अब अपने मन के अंदर किसी भी प्रकार की विकृति ना रखिएगा, क्योंकि अगर आप विकृति रखेंगे तो भी बहुत सारी चीजें आपसे मिस हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं आपके दिलो दिमाग से, ठीक है। तो आप लोग अपने दिमाग को, दिल को स्थिरता दीजिएगा। स्थिरता के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे तो उस वह पढ़ाई आपके लिए क्या होगी, बड़ी ही कामगार होगी, ठीक है। अब बात आई किसकी, इस पर मतलब संघर्षी व्यंजन की बात आई। संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और इस 4 में कौन कौन से आ गए, स स स ह। अब देखिए इसे संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम जितने भी वर्णों का उच्चारण करते हैं उतनी बार हमें क्या करना होता है, संघर्ष करना होता है, ठीक। अब जैसे च स स श ह कहा गया ना, श स श ह कहा गया। तो एक सा का उच्चारण क्या होता है, तालु होता है, दूसरा मूर्धन्य होता है, तीसरा क्या होता है, दंत होता है, ठीक। और चौथा क्या हो जाता है, कंठ होता है। मतलब जितने भी वर्ण आए हों वह सब अलग अलग रूपों से आए हैं और उसमें अलग अलग तरीके से क्या हो जाता है, सांसें छोड़नी पड़ती है। और इसीलिए इसको एक नाम दिया गया था, उस व्यंजन नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, उस व्यंजन नाम दिया गया था। उस व्यंजन मतलब क्या होता है, जहां पर आपके मुख से क्या हो जाएगा, गर्म श्वास बाहर निकलती है, ठीक। गर्म श्वास क्या होती है, बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। उसे हम क्या नाम दे देते हैं, उसे हम नाम क्या देते हैं, ऊष्म व्यंजन नाम दे देते हैं, ठीक। उसे क्या नाम दे दिया जाता है, ऊष्म व्यंजन नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर जैसे हमने एक यहाँ पर यह नाम लिया, संघर्षहीन व्यंजन की हमने बात कही। संघर्षहीन व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक। संघर्षहीन व्यंजन की संख्या कितनी होती है मित्र, 4 होती है। और 4 में हमने यह बताया कि 4 में हमने यह बताया, या रा लावा बताया, क्या बताया, या रा लावा की बात हमने कही। जब हमने यारा लावा की बात कही तो इसी यारा लावा को एक नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था, अंतस्थ व्यंजन नाम दिया गया था, ठीक। लेकिन इसके साथ साथ इसी को एक और नाम दिया जाएगा जिसे क्या कहा जाएगा, कोमला अक्षर कहा जाएगा, ठीक। यारा लावा को ही एक और नाम दे दिया जाएगा, क्या कहा जाएगा, कोमला अक्षर के नाम से भी जाना जाएगा। किसको जाना जाएगा मित्र, यारा लावा को जाना जाएगा, अर्थात अंतस्थ व्यंजन को। जो अंतस्थ व्यंजन है उसे हम क्या कहेंगे, कोमला अक्षर, अंतस्थ व्यंजन, या क्या कहेंगे, संघर्षहीन व्यंजन कहेंगे। अब बात किसकी आई है, पंचमाक्षर की। किसकी आई है, पंचमाक्षर की बात आई है। तो पंचमाक्षर कौन कौन से हुए, अंगा या अड़ा ना मा, ठीक। क्या हुआ, अंगा या अड़ा ना मा। इस पंचमा अक्षर का जो रूप होता है,
इसे हम यह पंचमा अक्षर तो कह देते हैं, लेकिन इसके अलावा इस पंचमा अक्षर को एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? नासिक वर्ण कहा जाता है, या इसी नासिक को एक और नाम दे दिया जाता है, अनुनासिक कहा जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है, एक नासिक हो जाता है, एक क्या हो जाता है? अनुनासिक हो जाता है। तो यह जो नासिक कोण कहा जाएगा, नासिक कोणों की संख्या कितनी पाएगी? 5। अनुनासिक कोणों की संख्या कितनी पाएगी? 5 पाएगी। ठीक, अब बात यहाँ पर किसकी आई है? लुंठित वर्ण की आई है। तो लुंठित वर्ण हम किसे कहते हैं, यह आपको हम बतला दें कि लुंठित वर्ण की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, जिसे क्या नाम दिया जाता है? र नाम दिया जाता है। ठीक, जिसे क्या नाम दिया जाता है? र नाम दिया जाता है। इस रा को हम एक और नाम देते हैं, इस रा को एक नाम दिया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। ठीक, अब हम इसके बाद फिर एक और आते हैं जहाँ पे क्या कहा जाता है? पार्श्विक वर्ण की बात होती है। ठीक, पार्श्विक वर्ण मतलब क्या हो जाता है? ला होता है। ठीक, क्या हो जाते हैं? ला हो जाते हैं। और उसके बाद फिर हमने जब ताड़न जात का हमने नाम दिया, ताड़न जात को ही एक नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को क्या नाम दिया जाता है? द्विगुण कहा जाता है। इसी को एक नाम दिया जाता है, उच्छिष्ट नाम दिया जाता है। ठीक, इसी को उछला हुआ व्यंजन कहा जाता है। क्या होता है? उछला हुआ, या इसी को क्या कहा जाता है? लुढ़का हुआ व्यंजन कहा जाता है। ठीक, इसी को क्या नाम दिया? लुढ़का हुआ व्यंजन नाम दिया जाता है। ठीक, क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है? अब आपके सामने यह क्या होगा कि व्यंजन, हमने आपको क्या बतला दिया, यहाँ पे हमने आपको यह बतला दिया कि हिंदी में व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया मित्र? 8 भागों में बांट दिया गया। जब 8 भागों में बांटा गया, स्पर्श व्यंजन आया, संख्या कितनी हुई? 25 हुई। ठीक, स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी हुई? 4 हुई। कौन कौन सी हुई? यह हुई। इसे और किस नाम से जाना गया? घर्षण व्यंजन के नाम से जाना गया। ठीक, जब हमने संघर्षी व्यंजन की बात की, संख्या कितनी हुई? 4 हुई। तो यह 4 या स हा आ गया। उसके बाद इसे और एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ऊष्म व्यंजन नाम दिया गया। और इस ऊष्म व्यंजन में होता क्या है कि गर्म श्वास मुख से बाहर निकलती है। ठीक, इस ऊष्म व्यंजन में क्या होता है? गर्म श्वास मुख से बाहर निकलती है। ठीक, क्या निकलती है? गर्म श्वास मुख से बाहर निकलती है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एक लिखा कि संघर्षहीन व्यंजन की बात की। संघर्षहीन व्यंजन की संख्या कितनी हुई? 4 हुई। कौन कौन सी? 11 लावा हुआ। ठीक, क्या हुआ? 11 लावा हुआ। ठीक है, और जब 11 लावा हुआ तो यहाँ पर हमने लिखा 11 लावा को और किस नाम से जाना जाता है? अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? कोमलाक्षर कहा जाता है। ठीक, इसे और क्या नाम दिया जाता है? कोमलाक्षर नाम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब पंचमाक्षर की हमने बात की तो पंचमाक्षर क्या हो जाता है? यह हो जाता है। इसके लिए यह भी कहा जाता है वर्ग का अंतिम वर्ण। ठीक, इसे और एक नाम दे दिया जाता है वर्ग का अंतिम वर्ण क्या कहलाएगा? अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण क्या कहलाएगा मित्र? पंचमा अक्षर कहलाएगा। ठीक है, किसी किसी भी वर्ग का जो अंतिम वर्ण होगा वह क्या कहलाएगा? पंचमा अक्षर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? पंचमा अक्षर कहलाएगा। बात क्लियर है? अब पंचमा अक्षर में क्या क्या गया? अंगा, या, अड़ा, ना, मा गया। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद फिर हमने एक लेके आया, हम क्या आपके सामने लेके आया, क्या? लुंठित वर्ण। संख्या कितनी हुई? 1 हुई, रा हुई, जिसे क्या नाम दिया गया? प्रकंपित नाम दिया गया। ठीक, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? प्रकंपित के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर पार्श्विक वर्ण की हम बात करते हैं तो पार्श्विक वर्ण में क्या आया है? ला आया है। ला को और कोई और नाम नहीं दिया जाता, ला को केवल ला ही रखा जाता है। ठीक, अब ताड़न जात की बात आई। किसकी बात आई? ताड़न जात की। ताड़न जात की संख्या कितनी हुई थी? 2 हुई थी। ताड़न जात की संख्या कितनी हुई थी मित्र? 2 हुई थी। और 2 को ही हमने यह नाम दिया, डा और ढा नाम दिया। इसे द्विगुण भी कहा जाता है। इसे क्या कहा? द्विगुण कहा जाता है, उच्छिष्ट कहा जाता है, उछला हुआ या फेंका हुआ व्यंजन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ताड़न जात को कहा जाता है। तो इस तरह मेरे दोस्तों हमने आपको यहाँ पर व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांट दिया? 8 भागों में बांट दिया। तो यह 8 भागों को आप एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। 8 भागों की हमने चर्चा किया। 8 भागों में कौन कौन से वर्ण आते हैं हमने इसकी भी चर्चा कर दिया। ठीक, इन 8 भागों में कौन कौन से वर्ण आते हैं हमने इसकी भी चर्चा कर दिया। जब हमने इसकी भी चर्चा कर दिया तो यह सारी चीजें आपके सामने एग्जैक्टली यहाँ पर आ गया ना, सारी चीजें एग्जैक्ट हो गया, समझ में आई बात। अब यह बातें जब आ गई हैं तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा।
इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए लीजिए, फटाफट लीजिएगा। तो अभी हमें इसी में से बहुत सारी चीजें और भी बतलानी है, ठीक है। इसी में से बहुत सारी चीजें और भी बतलानी है। जब आप इसका स्क्रीनशॉट आप रख लेंगे तो हम इसके आगे की बात करते हैं, ठीक है। जब हम इसके आगे की बात करेंगे, अभी इसी से ही निकाल कर बतलाना है, ठीक। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पे जब हम चलते हैं तो हमें यहीं से निकालना है कि मान लो कि कभी आपसे यह पूछ लिया जाए, मान लो कभी कभी भी आपसे यह पूछा जाए, क्या पूछा जाए? पूछा जाए कि मूल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। मूल स्पर्श व्यंजन व्यंजन की संख्या, मूल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। अब आप देखिए कि आपको यह पहले से मालूम है ना, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, ठीक। हमने आपको यहाँ पे क्या नाम दिया कि मूल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप इसको बताएंगे। मूल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 16 होती है, ठीक। 16 होती है। कितनी होती है मित्र? 16 होती है। मूल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। जब 16 होती है तो आप यह बताइए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। हमने यहाँ पे क्या बताया आपको? 16 बताइए, ठीक। तो अब यह 16 हुई कैसे, इसमें यह ध्यान रखिएगा। इसी में एक चीज आपको याद रखना है, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए 16 होती है, 16 में आपको क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। अब इसमें क्या हो जाता है, मूल स्पर्श व्यंजन के साथ क्या लिखा जाता है? मूल स्पर्श व्यंजन के साथ, मूल स्पर्श व्यंजन के साथ पंचमाक्षर, पंचमाक्षर और स्पर्श संघर्षी व्यंजन को, स्पर्श संघर्षी व्यंजन को, व्यंजन को नहीं जोड़ा जाता, नहीं जोड़ा जाता, ठीक। क्या नहीं किया जाता है? मूल स्पर्श व्यंजन के, मूल स्पर्श व्यंजन के साथ पंचमाक्षर और स्पर्श संघर्षी। पंचमाक्षर का मतलब क्या होता है? अंगा, या, अड़ा, ना और मा। इन वर्णों को नहीं जोड़ा जाता। और क्या नहीं जोड़ा जाता? चा, छा, जा, झा नहीं जोड़ा जाता। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कितनी संख्या हो गई है? ये मतलब कि 5 5 4 ये क्या हो गया? 9। 25 में जब आप 9 घटा देंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 16। यही जो 16 होता है, इसी 16 को क्या नाम दिया जाता है? मूल स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसी 16 को क्या नाम दिया जाता है? मूल स्पर्श व्यंजन कह दिया जाता है, ठीक। इसी 16 को क्या नाम दे दिया जाता है? मूल स्पर्श व्यंजन कह दिया जाता है। अब बात आपके दिमाग में सेट हुई कि इन्हीं 16 को क्या नाम दिया जाता है? मूल स्पर्श व्यंजन कह दिया जाता है। बात क्लियर हो गई ना यहाँ तक? अब बात इसके आगे की आती है। अभी अभी हमने आपको एक इसके पहले एक वर्ण बताया था, जिसे क्या नाम दिया गया था? ताड़न जात नाम दिया गया था, डा और ढा, ठीक। इस डा ढा का जब अगर आपसे मान लो कि यह पूछा जाए, इस डा ढा का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक। इस डा ढा का उच्चारण स्थान क्या होता है, यह अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? चलिए बताइए, जवाब दीजिए फटाफट, आप हमें जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कि जवाब में जो भी मिला, हमें जवाब आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए, अब इस डा ढा को हम नाम क्या देते हैं? इस डा ढा को एक नाम दिया है, उच्चारण स्थान इसका क्या बताया जाता है? इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा होता है, ठीक। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा हो जाता है। मूर्धा होता है इसलिए क्योंकि यह डा और ढा जो टा ठा डा ढा पढ़ा जाता था, उसी के रूप में आया है। बस इसका नामकरण कर दिया गया था, जिसे एक नाम दिया गया था, ताड़न जात नाम दिया गया था, उच्छिष्ट कह दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? उच्छिष्ट कह दिया गया था। इसी को एक नाम दे दिया गया, द्विगुण नाम दे दिया गया था। मतलब इसी को उछला हुआ, फेंका हुआ, झटके से ध्वनि निकलने वाला वर्ण क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। तीसरी बात आप इसी इसी में याद रखिएगा कि इसी डा और ढा की हम बात करते हैं। इस डा ढा से इन वर्णों से कहा जाता है, इन वर्णों से कभी भी, कभी भी किसी किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है, ठीक। प्रारंभ
नहीं होता है। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर एक लिखा कि इन वर्णों से कभी भी किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। जब हम शब्द निर्माण करते हैं, कि शब्द निर्माण करते हैं, उस शब्द निर्माण में कभी भी इस डा और ढा का प्रयोग प्रारंभ में नहीं किया जाएगा। प्रारंभ मतलब क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं कागज, ठीक, ढोलक, ठीक, ढोलक में या ढा आया, बिंदी वाला ढा नहीं आया, ढोलक। या क्या हो गया, ढाल, जैसे अगर आपसे कहा जाए ढाल, ठीक, डाल। कभी भी आप ध्यान रखिएगा पहला शब्द या बिंदी वाला डा ढा नहीं होगा। ठीक है, इस बिंदी वाले ढा डा ढा का प्रयोग कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाएगा। ठीक, हमने यहाँ लिख दिया शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाएगा। इसका जब भी प्रयोग किया जाएगा या शब्द के हमेशा मध्य में होंगे या अंत में होंगे। ठीक, कहाँ होंगे, या तो शब्द के मध्य में होंगे या तो शब्द के अंत में होंगे। जब शब्द के मध्य या अंत में होंगे तब इसका प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग कभी शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाएगा। ठीक, इसका प्रयोग कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद कितनी बातें क्लियर हो गई ना हमारी, आपकी स्पष्ट रूप से आपके सामने गई। अब भैया इसके बाद हम बात करते हैं कि हिंदी में कुछ नवीन वर्ण आते हैं। ठीक, हिंदी के कुछ नवीन वर्ण होते हैं, और नवीन वर्ण कौन कौन से होते हैं यह आपको हम बता दें। नवीन वर्ण की हम बात कर लेते हैं। हिंदी के नवीन वर्ण किसके, हिंदी के नवीन वर्ण की बात करते हैं। ठीक, हिंदी के नवीन वर्ण, नवीन वर्ण की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी के नवीन वर्ण कौन कौन से होते हैं। चलिए अगले पेज बताते हैं। हिंदी के नवीन वर्ण, हिंदी के नवीन वर्ण, नवीन वर्ण कौन सा होता है। नवीन वर्ण मतलब नए नए वर्ण कौन कौन से हैं। नया वर्ण कौन सा होता है, एक खा होता है, एक झा होता है, एक भा होता है। ठीक, जब हम नवीन वर्ण की बात करते हैं तो इसी में एक यह पूछ लिया जाता है अमानक वर्ण। हिंदी के अमानक वर्ण, हिंदी के अमानक वर्ण की हम बात कर देते हैं। तो हिंदी के अमानक वर्ण में कौन कौन से वर्ण चले जाते हैं यह आप हमें बताएंगे। ठीक, यह भी आप हमें बताएंगे कि हिंदी में अमानक वर्ण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगर जब हम आपसे मानक अमानक की बात कर देते हैं तो मानक वर्ण तो सब सारे वर्ण हो गए। अब अमानक वर्ण की हम बात करते हैं तो अमानक वर्ण मतलब क्या हो जाता है, एक झा जाता है, झा से झरना जाता है, एक भा से भालू जाता है। ठीक, अब झा से झरना जब हम लिखते थे, पहले जब लिखते थे तो झा से झरना लिखने के लिए यह बनाते थे, जैसे झांसी लिख दिया जाए तो यह लगाया जाता है। भा से भालू लिखने के लिए भी हम यह बनाते थे। ठीक, इस तरह भा से भालू पहले बनाते, इसी तरह झा से झरना भी बनाया गया। तो दोनों क्या हो गए, अमानक वर्ण हो गए। लेकिन इसमें यह ध्यान रखिएगा, जब हमने अमानक की बात कर ही दी है तो इसमें जो भा वाला वर्ण होता है, कौन कौन सा वर्ण था यहाँ, झा और भा था, झा और भा था। ठीक, अब यह क्या है, किसमें जो भा, यह जो है इसके इसका मानक मान्यता मान्यता नहीं दी गई, मान्यता नहीं दी गई है। ठीक, इसको मान्यता नहीं दिया गया, किसको नहीं दिया गया, भा और झा को। ठीक, इन दो वर्णों को मानक वर्ण नहीं कहा जाता है। ठीक, इन दो वर्णों को क्या नहीं कहा जाता, मानक वर्ण नहीं कहा जाता है। एक बात यह क्लियर हो गई। दूसरी चीज यह आप ध्यान रखिएगा कि इसी में क्या हो जाता है, कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं। अब देखिए, जब अमानक की बात हो गई तो इसी में एक आ जाता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है वर्ष व्यंजन किसे कहा जाता है। ठीक, वर्ष व्यंजन किसे कहा जाता है इसकी हम बात करते हैं कि वर्ष व्यंजन होते कौन कौन से। वर्ष व्यंजन मतलब क्या होता है, जिसमें ध्वनि क्या होती है, जीवा के नीचे से निकल कर आती है। ठीक, ध्वनि क्या होती है, जीवा के नीचे से निकल कर आती है। जब ध्वनि जीवा के नीचे से निकल कर आती है तब उसे हम क्या कहेंगे, वर्ष व्यंजन नाम देंगे। तब उसे हम क्या नाम देंगे, वर्ष व्यंजन नाम देंगे। ठीक, क्लियर है, उसे क्या नाम दिया जाता है, वर्ष व्यंजन नाम दिया जाता है। इस वर्ष व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, सा आता है, रा आता है, ला आता है, वा आता है, और एक वर्ण आता है ना आता है। इन वर्णों को हम एक नाम देते हैं, क्या नाम दे दिया जाता है, वर्ष व्यंजन नाम दे दिया जाता है। तो वर्ष व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आए हैं, सा रा ला ना वा आया है।
इन इन वर्णों को हम क्या नाम देते हैं? वर्ष व्यंजन नाम दे देते हैं। ठीक, क्या नाम दे देते हैं? वर्ष व्यंजन नाम दे देते हैं। बात क्लियर है? अब इसमें कोई दिक्कत, कोई संशय की बात हुई तो जहाँ पे संशय की बात होगी वहां पे आप जाके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ तक कि हमने बात कर दी। इसके अलावा कुछ आपके मन में एक बात अगर आए, जैसे एक बात और आपके मन के अंदर आ सकती है। अभी हमने आपको नासिक बताया था, एक अनुनासिक होता है, एक नासिक वर्ण होते हैं, एक निरनुनासिक होता है। ठीक, निरनुनासिक का मतलब क्या होता है? जिसकी ध्वनि नाक से नहीं निकलेगी उसे हम निरनुनासिक कहेंगे, और जिसकी ध्वनि नाक से निकलेगी उसे क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ तक की बातें हमारी आपको एकदम क्लियर थी, स्पष्ट रूप से हमने आपके सामने व्यक्त कर दिया। जब हमने व्यक्त कर दिया तो अब यहाँ देख लीजिए, फिर से एक बार हम आपको रिव्यू दिखा रहे हैं। हमने आपको यहाँ पे यह बताया था कि इसमें क्या हो गया। हमने आपको बताया कि अर्ध स्वर व्यंजन किसे कहा जाता है। तो हमने कहा जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य से किया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं? अर्धस्वर नाम देते हैं। अर्धस्वर व्यंजन का निर्धारण आपके यहाँ किसने किया था? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने किया था। और इसकी संख्या कितनी बताई थी? 2 बताई थी, जिसे क्या नाम दिया गया था? या और वा नाम दिया गया था। ठीक, क्या नाम दिया गया? या और वा नाम दिया गया। ठीक है, और जबकि संस्कृत भाषा में अर्धस्वर व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और कौन कौन से होती हैं? 11 लावा होते हैं। ठीक, क्या क्या होते हैं? 11 लावा होते हैं। फिर हम इसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे। हम इसके बाद फिर कहाँ आए थे? आगे आए थे। तो हमने आगे जब आए थे तो वहां पे हमने आपको क्या किया था? हमने आपको वहां पे यह बताया था व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया। स्पर्श व्यंजन आया, स्पर्श संघर्षी आया, संघर्षी व्यंजन आया, संघर्षहीन आया, पंचमा अक्षर आया, लुंठित वर्ण आया, पार्श्विक वर्ण आया और ताड़न जात आया। तो इस तरह से हमने क्या किया था? व्यंजन वर्णों को हमने कितने भागों में बांट दिया? 8 भागों में बांट दिया। जब 8 भागों में बांटा तो हमने यहाँ पे यह देखा कि संख्या कितनी होती है? 25 होती है, का वर्ग से पा वर्ग तक। और इसी को क्या नाम दिया जाता है? उदित व्यंजन कहा जाता है। इसी को क्या नाम दिया जाता है? वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने स्पर्श संघर्षी की बात की। संख्या कितने बतलाई गई? 4। कौन कौन से आए? चाछा जाझा आया, और इसे घर्षण व्यंजन भी कह दिया गया। ठीक, इसे क्या नाम दे दिया गया? घर्षण व्यंजन भी कहा गया। फिर हमने आपको यहाँ पे संघर्षी व्यंजन बताया। संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? स स स और हा होती है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? उस व्यंजन कहा जाता है। और उस व्यंजन मतलब क्या होता है? जब मुख से गर्म श्वास बाहर निकलती है। ठीक, मुख से क्या होती है? गर्म श्वास बाहर निकलती है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने आपको यहाँ पर एक नाम दिया संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन 11 लावा हुआ। क्या हुआ? 11 लावा हुआ, जिसे किस नाम से जाना गया? अंतस्थ व्यंजन, या इसी को क्या नाम दिया गया? कोमलाक्षर नाम दिया गया। ठीक, फिर बात आई किसकी? पंचमाक्षर की आई। संख्या कितनी हुई? 5 हुई। अंगा याड़ा नामा हुआ। ठीक, इसे नासिक या नासिक वर्ण कहते हैं। यही वर्ग का अंतिम वर्ण कहलाता है। ठीक, यही क्या कहलाता है? वर्ग का अंतिम वर्ण कहलाता है। अब उसके बाद फिर हमने एक नाम दिया था यहाँ, लुंठित वर्ण नाम दिया था। लुंठित वर्णों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, जिसे रा कहा जाता है। ठीक, अब इसे हमने प्रकंपित वर्ण भी नाम दे दिया। ठीक, इसे क्या नाम दे दिया? प्रकंपित वर्ण नाम दिया। और अगला जो हुआ वह पार्श्विक वर्ण हुआ। संख्या कितनी हुई? 1 हुई, जिसे हमने क्या नाम दे दिया? ला नाम दे दिया। ताड़न जात की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, जिसे डा और ढा कहते हैं। इस डा ढा को द्विगुण व्यंजन, उच्छित व्यंजन, उछला हुआ, लुढ़का हुआ व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक, अब हम इसके आगे चलते हैं दोस्त। अब इसके आगे हमने चला तो पूछा आपसे, आपसे क्या पूछा गया? मूल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। और 16 होती कैसे, यह भी हमने आपको बताया कि इसमें क्या हो जाता है? पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर का मतलब क्या होता है? अंगा, इया, अड़ा, ना और मा होते हैं। ठीक, और स्पर्श संघर्षी व्यंजन मतलब क्या हुआ? चा छा जा झा या हो गया। ठीक, इन दो वर्णों को नहीं जोड़ा जाता। इन दो वर्णों को नहीं जोड़ा जाता है तब हम इसे क्या नाम देते हैं? मूल स्पर्श व्यंजन नाम दे देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने आपसे बताया यहाँ पर कि जो यहाँ पर डा और ढा लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? डा और ढा लिखा जाता है। इस डा ढा का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। ठीक, इस डा ढा का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। और इन वर्णों से कभी भी किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। हमने यहाँ उदाहरण भी दिया, मतलब कि प्रारंभ में कभी यह बिंदी वाला डा ढा नहीं आएगा, द्विगुण व्यंजन नहीं प्रयोग किया जाएगा। वो वाला प्रयोग किया जाएगा जो टाठा डाढ़ा के साथ प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं।
इसके आगे बढ़ते हैं, हमने आपको बताया कि हिंदी के नवीन वर्ण कौन से होते हैं, खा झा भा होते हैं, ठीक है। और अमानक वर्ण कौन सा होता है, झा और भा होता है। और वर्ष व्यंजन कौन से होते हैं, यह सा रा ला ना होते हैं। इन सारे वर्णों को क्या नाम दिया जाता है, अमानक वर्ण ना सॉरी वर्ष व्यंजन कहा जाता है। झा भा को मानक वर्ण नहीं, मान्यता नहीं मिली, इसे मानक नहीं कहा जाता, अमानक वर्ण कहा जाता है। और हिंदी में नवीन वर्णों में कौन कौन से होते हैं, खा झा भा होते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, हमने आज आपको यहाँ हिंदी के व्यंजन वर्ण के दूसरे भाग में हमने आपको पहुंचाया। और यहाँ तक हमने आपको बताया कि इन सारी चीजों को हमने एक एक करके डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब जब इतना आपके सामने यह सारी चीजें चली गई, तो इन सारी चीजों से एक आपको यह मिला कि कुछ इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे मिले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास फिर यहीं पर विराम दिया जाता है। फिर अगली क्लास में हम आएंगे, तो इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, ठीक, इसकी बात बताएंगे। मतलब कि वह क्या हो जाएगा, प्रयत्न के आधार पे जब वर्णों को बांटा जाता है, प्रयत्न के आधार पे जब वर्णों को बांट दिया जाता है, तो वहां वर्णों को जब बांटेंगे तो वहां पर अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, ठीक, और बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही आपके सामने रखा जाएगा। और आप लोग जो लोग आप हमारे चैनल पर आज आए हैं, नए नए जुड़े हैं, फिर से हम आपसे उनसे कहना चाहते हैं कि वो लोग एक बार मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशन या आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन उनके मोबाइल पर, आपके मोबाइल, लैपटॉप जो भी आप रखे हैं, ठीक, उस पर आपको पहुंच जाए। और आप लोग क्लास देखिए और क्लास का आनंद उठाइए, अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक। मिशन इंस्टीट्यूट ने एक मुहिम उठाया है जहां पर आपको यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क क्लास दी जा रही है सारे विषयों की, ठीक, चाहे वह हिंदी हो, गणित हो, ठीक, रीजनिंग हो, जीएस का हो, कोई भी विषय होगा, हर एक विषय का क्या किया जा रहा है, निःशुल्क क्लास दी जा रही है। तो आप लोग इसका आनंद उठाइए। एक बार आप मिशन इंस्टीट्यूट के ऐप पर जाकर विजिट जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम पुनः कल मिलते हैं अपनी नई क्लास में नए आगाज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।